नेपाल के पूर्व पीएम ने क्यों कहा कि भारत की तरफ चलो, भारत ही सही है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और सऊदी अरब ने एक बड़ा झटका दे दिया है अमेरिका को। हालांकि क्या इसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं माधव कुमार नेपाल। इन्होंने रविवार को कहा कि नेपाल के विकास और समृद्धि के लिए भारत एक विश्वसनीय भागीदार हो सकता है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सफल चुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को बधाई दी। भारत नेपाल मैत्री और आर्थिक सहयोग विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माधव नेपाल ने ये भी कहा कि भारत और नेपाल को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। माधव नेपाल ने कहा कि नेपाल अपने प्रचुर जल विद्युत संसाधनों के माध्यम से भारत के लिए हरित ऊर्जा का समाधान कर सकता है। माधव नेपाल सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेपाल के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हित बहादुर तमांग ने कहा कि नेपाल केवल भारत और बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करके अपने व्यापार घाटे को कम नहीं कर सकता है और इसके लिए हमको पर्यटन को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि नेपाल में बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों को लाने के लिए तीर्थ यात्रा वाले पर्यटन स्थल प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। नेपाली पर्यटन मंत्री ने ये भी कहा कि नेपाल गर्मियों के दौरान गर्म क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय पर्यटकों को हिमालयी राष्ट्र के ठंडे हिल स्टेशनों की ओर आकर्षित कर सकता है। हालांकि इन्होंने जो कहा वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर क्या उनके देश में सब कुछ सही चल रहा है, सामान्य तरीके से चल रहा है? तो आपको बता दें, एक आरोप ये भी लग रहा है कि चाइना नेपाल में जो मीडिया है उस पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है और भारत और अमेरिका के खिलाफ बहुत सारे आर्टिकल छापे जाते हैं पर चाइना के खिलाफ नहीं छापे जाते हैं। ये किसका कहना है? द संडे गार्जियन का ये कहना है, जिसमें ये कह रहे हैं कि नेपाली मीडिया बीजिंग के कंट्रोल में चला गया है और नेपाली मीडिया वही छाप रहा है जिसमें भारत और अमेरिका की बुराई हो, न कि चाइना की बुराई हो। ऐसे में लोगों के बीच एक अलग इंफॉर्मेशन सेट करना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम बन गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन एक बार फिर से भारत ने दुनिया के दबाव में आए बगैर इसमें हिस्सा नहीं लिया। शांति सम्मेलन के साझा बयान पर साइन करने से भी इनकार कर दिया। भारत के अलावा सऊदी अरब, आर्मेनिया, ब्राजील, स्लोवाकिया, यूएई, दक्षिण अफ्रीका ने भी साझा बयान पर साइन करने से मना कर दिया। इस शांति समझौते से भारत ने जिस तरह से दूरी बनाई उस पर रूस ने खुशी जाहिर करी है। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 2 वर्ष 3 महीने से युद्ध चल रहा है। पूरी दुनिया इस युद्ध को खत्म होते हुए देखना चाहती है, लेकिन रूस और यूक्रेन ने स्पष्ट कर दिया कि वो 10 साल भी युद्ध करने के लिए तैयार है। जिस तरह से ये युद्ध इतने समय से चल रहा है उसे देखते हुए दुनिया के तमाम देशों ने एक न्यूट्रल देश में इस मसले को हल करने के लिए इकट्ठा होने का फैसला लिया। स्विट्जरलैंड की बात करें तो दोनों ही विश्व युद्ध में स्विट्जरलैंड न्यूट्रल रहा। यही वजह है कि यूक्रेन पीस समिट आयोजित करने का फैसला वहां पर किया गया। हालांकि इस समिट में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के देशों को बुलाया गया, लेकिन रूस को ही इस समिट में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। इस समिट से चीन ने भी खुद को दूर रखा। चीन का कहना था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने के लिए हो रही समिट में अगर रूस को ही नहीं बुलाया जाएगा तो इस समिट का कोई अर्थ नहीं है। रूस भारत का मित्र देश है। ऐसे में भारत के सामने बड़ा सवाल ये है कि क्या वो इस समिट में हिस्सा ले या नहीं ले। भारत के इस मसले पर कूटनीतिक रास्ता अपनाते हुए फैसला लिया गया कि इस समिट में ना तो प्रधानमंत्री जाएंगे ना विदेश मंत्री जाएंगे, बल्कि विदेश मंत्रालय के सचिव पवन कपूर इस समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट के शुरू होने के बाद भारत का ये फैसला सही साबित नजर आया। दरअसल इस समिट में युद्ध को रोकने के बजाय तमाम यूरोपीय देश रूस को धमकियां देते हुए नजर आए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन से अपनी सेना नहीं निकाली तो
हम रूस को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे। पोलैंड ने कहा कि रूस को हम 200 देशों में बांट देंगे। ऐसे में जिस तरह से रूस के खिलाफ बयान दिया जा रहा था, उससे साफ है ये समिट युद्ध को रोकने की चर्चा के लिए नहीं है। हालांकि रूस ने अपनी ओर से शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा और कहा है कि हम जिन इलाकों पर नियंत्रण किया है हमारा है, यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। अगर इन शर्तों को मान लिया जाए तो वो युद्ध को समाप्त कर सकता है, लेकिन रूस के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। यूक्रेन शांति समझौते में जो शर्तें थी उसमें मुख्य रूप से रूस को सेना पीछे हटाने के लिए कहा गया, लेकिन भारत, सऊदी अरब समेत कई देशों ने इस समझौते पर साइन करने से मना कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव पवन कुमार ने कहा कि हमारा मानना है कि हम किसी भी दस्तावेज से खुद को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि समिट में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिससे युद्ध खत्म हो सके। इस पूरे समिट पर भारत ने काफी सधा हुआ रास्ता अपनाया। भारत ने चीन की तरह इसे पूरी तरीके से खारिज नहीं किया और शांति समझौते पर साइन करने से इनकार कर दिया। इस समिट पर फिलीपींस को छोड़कर तमाम ब्रिक्स देश, अफ्रीकी देशों ने भी साइन नहीं किया। ऐसे में इस समिट को एक फेल समिट कहा जा सकता है। स्विट्जरलैंड के राइट विंग के नेताओं ने भी इस समिट को एक विफल समिट करार दिया है। अब ये सब कुछ देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि इस समिट को बुलाकर कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे पहले से ही पता था कि इस समिट का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जिन्हें यहाँ पर समझौता करना है वही यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ऐसे में होगा कैसे? ये तो हुआ कि आप अपनी सोच को किसी के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं और यही चीज यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने ऐसा कर तो दिया है, पर क्या भारत को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा? अब ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी तक बहुत ही ज़्यादा नाराज है अमेरिका और यूरोपीय देश भारत को इस मामले को लेकर। वो चाहते हैं कि भारत यहाँ पर रूस के खिलाफ खड़ा हो, पर यहाँ पर भारत जब खड़ा नहीं हो रहा है। 90 देशों से अधिक ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। मैप पे देख सकते हैं जितने ब्लू कलर के देश आपको दिख रहे हैं वो सारे ही इस वक्त मान रहे हैं कि हाँ जी, हमने साइन भी किया है और हम इस समझौते को मान रहे हैं। पर जितना आपको दिख रहा है यहाँ पर बाकी के देश, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है। भारत के ऊपर काफी लंबे समय से दबाव बनता रहा है। दुनिया भी भारत के ऊपर देख रही थी कि भारत यहाँ पर क्या एक्शन लेता है, पर भारत ने हमेशा की तरह रूस का ही साथ ले लिया है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंधों को ठोकना शुरू कर दे। हालांकि ये जो चीजें हैं, इन चीजों से एक चीज समझ में आएगा कि अगर साउथ चाइना सी और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का साथ चाहिए तो भारत के ऊपर इस तरीके के प्रतिबंध ठोकने से लॉस अमेरिका का भी होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के ऊपर किसी तरह का एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।